नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को। ठीक है, आज थोड़ा सा अगर आप लोग को आवाज़ में दिक्कत अगर होगा इस वीडियो में तो थोड़ा सा इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं पहले ही, क्योंकि हमारे जो माइक है उसका जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुका और रात के टाइम ये वीडियो बन रहा है, इसीलिए सुविधा के लिए हमें खेद है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे समझ लेते हैं। अगर आवाज़ अच्छा जाएगा तो समझते हैं वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब दूसरे देश का जो है पैसा अपने देश के पैसा के साथ जोड़ लेना वैश्वीकरण कहलाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने देश में जो है वो 50 रुपये के सामान बेच रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि वही वाला सामान अगर दूसरे को देशों में जाकर के बेचते हैं तो आपको कितना मिल गया? 100 रुपया मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये क्या हो गया? वैश्वीकरण हो गया। अपने देश से कमा रहे हैं 50 रुपया, दूसरे देश से कमा रहे हैं 50 रुपया, तो कुछ हो गया, आपका 50 रुपया एक्स्ट्रा इनकम हो गया ना। कैसे हुआ? जब दूसरे देश के साथ जुड़ गए तब। ठीक है, तो सब देश चाहता है कि हम एक देश दूसरे देश से कनेक्ट हों। तो अगर आप रुपया पैसा के माध्यम से कनेक्ट होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, लेकिन इसी का एक और नया नाम निकल करके आता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण में अंतर हम आपको समझा देंगे। भूमंडलीकरण का मतलब होता है विश्व को एक साथ जोड़ना, भूमंडलीकरण कहलाता है। यानी पूरे भूमंडल को एक साथ जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है ना। इसको जो है, इसका जो शब्द आया था 1999 में आया था, 1990 में आया था। जॉन विलियम्स करके एक व्यक्ति था जिन्होंने इस शब्द का जो है प्रतिपादन किया था। आगे समझिएगा, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण में क्या अंतर है। वैश्वीकरण में क्या होता है ना, इसमें एक देश को दूसरे देश के साथ किस माध्यम से जोड़ सकते हैं? तो एक देश को दूसरे देश के साथ जो जोड़ सकते हैं वो आप रुपया पैसा के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो जब रुपया और पैसा के माध्यम से अगर जोड़िएगा ना तो उसको हम लोग कहेंगे वैश्वीकरण। ठीक है, और जब सभ्यता, संस्कृति या तमाम चीज के द्वारा अगर देश को जोड़ दिए तो उसको कहलाता है भूमंडलीकरण कहलाता है। तो भूमंडलीकरण के अंतर्गत कुछ होगा कि हम एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट कर सकते हैं अपने संस्कृति के माध्यम से, भाईचारा के माध्यम से, बहुत चीज के माध्यम से अगर जोड़ दिए तो आपका कुछ कहला गया? वैश्वीकरण कहला गया। अब उसके बाद समझिए, वैश्वीकरण के बाद आता है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है, उदारीकरण को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदार कर देना। ठीक ना, उदार कर देना। उदार कर देना का मतलब होता है कि जो उसकी दुख तकलीफ है उसको कम कर देना ही उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण में दुख तकलीफ को कम कर दीजिए। जैसे क्या है ना कि अगर कोई व्यापार व्यवसाय करने के लिए आया तो बहुत सारा प्रतिबंध लगा होता है, उस प्रतिबंध को अगर आप कम कर दिए तो उसी को हम लोग बोलते हैं उदारीकरण। जैसे सरकारी नियमों में छूट अगर दे दिए तो उदारीकरण का उदाहरण है। अगर मान के चलिए कि कोई देश है, अगर मान के चलिए लाइसेंस है, लाइसेंस के नियमों में कम कर दिए, उदारीकरण का एक तरह का कहिए कि काम कर दे रहा है। ठीक है, कागजात को कम कर दीजिए और व्यापार नियम को सरल कर दीजिए। हम लोग तो है ना कि हम लोग अगर मान के चलिए कि खाता भी खोलाने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कभी कभी कहता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, घर के सबको दे दो तो ना ब्याह शादी ओकरो उठा करके दे दो तब जाकर वो खाता खोलेगा। इतना प्रावधान करता है। तो ये सब से अगर बच गए, ये सब को कम कर दिया जाए तो कोई चीज कहलाएगा? उदारीकरण कहलाएगा। उदारीकरण का मतलब होता है लाइसेंस के नियमों में कोई चीज कर देना, छूट दे देना, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एक नया सब एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं निजीकरण। एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है इसका जो मालिकाना हक होता है ना, मालिक जो होता है ना, वो निजी व्यक्ति अगर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं निजीकरण। तो निजीकरण के अंतर्गत होता है जिसका मालिक कौन होता है? एक निजी व्यक्ति होता है, उसको निजीकरण कहते हैं। देखिए, निजीकरण के अंतर्गत कुछ होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी चीज हैं उस पर एक निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। यानी निजी व्यक्ति उस पर अगर कोई काम करता है ना तो उसको निजीकरण, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी निजीकरण के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कि अगर बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में हम क्या किए कि सफाई कोई कर रहा था, सरकारी आदमी, हम वहां पर गए और कहे ना कि काहे इतना ताम झाम कर रहे हो, हमरा दे दो, हम भी साफ करवा देंगे। तो दे दिया, मान लीजिए कि कहा दिया कि लो 100 रुपये में तुम साफ करवा देना। बोला ठीक है ना, हम जेकरा मन तेकरा लगवा दिए और साफ करवा दिए। तो क्या हो गया? निजीकरण हो गया। हम अपने हाथ में ले लिए सारा काजभार। ठीक, उसको निजीकरण कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे अभी कुछ रेलवे को IRCTC के द्वारा कुछ कर दिया गया है, एक तरह से कहे कि निजीकरण ही कर दिया गया, कंपनी को दे दिया गया। वो कंपनी कुछ कहता है, वो कंपनी कहता है ना कि सरकार को खटिया उड़ के सुतल हो, बाकी हम सारा चीज देख लेंगे। और वो क्या करेगा? वो आराम से सारा प्रबंध वगैरह सब कुछ करेगा और उसके बाद जो है सरकार को
कुछ पैसा दे देगा, कुछ अपने पैसा रख लेगा, इसी को कहते हैं निजीकरण। ठीक है, आप देखिएगा ये जो शब्द निकल करके आया वो कब निकल करके आया उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये जो शब्द है ना वो निकल करके आया USSAR का जब विघटन हुआ, कहने का मतलब संयुक्त USSAR, ठीक है, यानी जब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था ना उस समय ये शब्द निकल करके आया, यानी जो है निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण जो शब्द आया इसको जिसको बोलते हैं LPG। देखिएगा एल से होता है लिबरलाइजेशन, दैट मीन्स उदारीकरण, पी से होता है प्राइवेटलाइजेशन माने निजीकरण, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो LPG शब्द कब निकल करके आया? 1991 ईस्वी में निकल करके आया। और भारत में से कब लाया गया? भारत में से मनमोहन सिंह की सरकार ही ले करके आई थी इसको LPG को। एक उदाहरण समझ दें, उदाहरण आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना, इसको इसके माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये उदारीकरण का उदाहरण है। सबसे पहले निजीकरण एकरा समझ लीजिए, ये निजीकरण है। निजीकरण के अंतर्गत देख रहे हैं एकरा पर किसी और का अधिकार नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ मेरा अधिकार है, वो निजीकरण है। जैसे ना आप लोग का ब्याह शादी हो जाएगा ना, वो जो औरतियाँ होती है वो निजीकरण होती है, दूसरा कोई ताकियो देगा तो घर को पर फूबे बवाल चलेगा, वो निजीकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा सबको जो है वो क्या कीजिए कि रहने का जगह दीजिए। कहे का मतलब है ना कि यहाँ पर देखिए उदारीकरण का उदाहरण, उदारीकरण का उदाहरण देख लीजिए। इलेकिया है अपने तो है ही है, ये क्रो लेकर के आई है, ठीक है, कि ये क्रो से तू जो है वो दोस्ती कर रही, देख रहा है, दोनों को देख रहा है, वो क्रो ताक रहा है, वो क्रो ताक रहा है, ठीक है ना। उदारीकरण हो गया। उदारीकरण में कुछ हो जाएगा तो उदार कर दिया, यानी प्रतिबंध को कम कर दिया। जो पहले प्रतिबंध लगा था कि दूसरा का दोनों देख नहीं सकते, आराम से देख रहा है, दोनों को देख रहा है, अरे कि चल दोनों, ठीक है ना। खेसारी लाल का गाना सुने हैं ना, ठीक है ना, वही वाला एक उदाहरण है, जाए से पहले सेटिंग करो, वही वाला है। आगे ध्यान समझिएगा। एक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के अंतर्गत देख रहे होंगे विश्व की अर्थव्यवस्था, ये मैच में देखे होंगे, मैच में हम कुछ किया था नहीं लिखवा कि ये क्या किया कि लड़किया के जो मैंने दूसरे देश की लड़की थी, यही लड़किया को कोची कर लिया, ये जो है ना एक से ब्याह करे के प्रपोजल दे दिया, ठीक है ना, तुरंत कह दिया एक से कि हमरा से ब्याह करोगे, यही आपका हो गया कोची वैश्वीकरण, यानी विश्व को एक दूसरे के साथ कोची कर देना, जोड़ देना, वैश्वीकरण कहलाता है। अब एक जो है हम आपको बताते हैं, एक जो है हमारे देश में, चलिए तो ये हो गया आपका निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। हम अभी एक नए चीज़ को, एक नया विवाद को समझते हैं। वो विवाद क्या है उसको समझिएगा। एक आदमी है, एक छोटा है जिसका नाम है वीरदास। वीरदास करके एक कॉमेडियन है। ये कॉमेडियन क्या किया है, हमारे देश के प्रति मजाक किया है। आइए हम उसका चेहरा दिखाते हैं कौन है। देखिए ये वीरदास है, ठीक है ना। ये आदमी, ये छोटा जाकर के विदेश में क्या बोला है कि भारत के लोग ऐसे लोग हैं जहाँ पर दिन में महिलाओं की पूजा करते हैं और रात में जो है उनका रेप करते हैं, ठीक है, ऐसा ये छोटा जाकर के बोला है। सबसे पहले ये पैदा हुआ, ये भी एक प्रकार का मजाक था, एक कॉमेडियन नहीं था, ये इसके जिंदगी खुद एक कॉमेडियन है, ठीक है ना। हम तो लगता है कि गलती से अगर ठीक था कि दूसरे देश में अगर पैदा होना चाहिए था। देखिए हम लोग की संस्कृति और सभ्यता ऐसी नहीं है। हम लोग की सांस्कृतिक सभ्यता में कहते हैं नारी अस्तु पूजनीय, कहा जाता है कि नारी को हमेशा हम लोग पूजनीय मानते हैं और उसको हम लोग हमेशा पूजते हैं, ठीक है। नारियों का इतना सामान्य चोटवा का कोई समझ में आएगा, इसको सब लोग कॉमेडियन मान करके बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा हम लोग कितना पूजते हैं, इस थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये देख रहे हैं इस कतार में बैठी हुई लड़कियाँ को, ये लड़कियाँ को देखिए इसका पैर धुलाया जा रहा है, देख रहे होंगे इसका जो है पैर धुलाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये देख रहे हैं लड़कियों का जो है वो क्या कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, ठीक है। इतना इज्जत किया जाता है। हम लोग पता है स्त्री को क्या कह करके बुलाते हैं, जो स्त्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं, आपको श्रीमती बोलते हैं। श्रीमती का मतलब पता है, श्री का मतलब क्या होता है, श्री का मतलब होता है हम लोग जो जिनका विवाह हो जाता है उसको श्रीमती कहते हैं। श्री का मतलब कुछ होता है, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और मती का मतलब होता है बुद्धि। तो हम लोग स्त्री का तो इतना सम्मान करते हैं, थोड़ा कुछ समझ में आएगा रे वीरदास, ठीक है ना। जो मन में आया सो बक दिया। हम लोग अब गर्व करते हैं कि हम लोग ऐसी संस्कृति और सभ्यता में पले बड़े हैं और हम लोग की ऐसी संस्कृति और सभ्यता मिले, इसको बदनाम करने में लगे हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
तो ये हमारी मूल परंपरा रही है और इसको बर्बाद करने का प्रयास ये जो है यहाँ नहीं किया है, जा करके विदेशों में किया है। ऐसे लोग को सबक सिखाना चाहिए, ठीक है ना। शुक्र मना ले कि बिहार में नहीं है, और नहीं तो इसका लोग का ना का हाल कर देता है, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए बिहार में वो क्वालिटी कुछ अलग है, यहाँ के लोग कुछ और नहीं, गलत समझाते, एक बार मार एक बार पिटा गया तो समझ के पूरा अच्छा से कुछ आ जाएगा, ठीक है। हम आगे थोड़ा सा समझिए, वो संदेश है विद्यार्थियों के नाम से। अब देखिए अभी जो है आपका 67 बीपीएससी है, और आप लोग जो है बीपीएससी का भरपूर तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसमें जो है काफ़ी अच्छा आप जो है रैंक भी लेकर के आएँ, और बहुत अच्छे तरीक़ा से तैयारी कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा दिन भी तैयारी नहीं करना है, बहुत लॉन्ग तैयारी नहीं करना, बहुत शॉर्ट तैयारी कीजिए, ठीक है ना। और अभी ही जो मौका है उसको लगा दीजिए, तो बुढ़ारी तक तैयारी कीजिएगा, शादी ब्याह फिर कहना होगा, बताइए। तो अब 33-35 साल तक एज पर कोई करता है, लोग तैयारी करते रह जाता है, ठीक ना। 38-40 साल में दांत टूट जाएगा तब ब्याह जाकर करेगा। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी जॉब कीजिए, ठीक है। तो जो समय बचा हुआ है उस समय में क्या कीजिए कि इसका सही से उपयोग कीजिए। एक कहावत है, सैर कर दुनिया के गाफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ, ठीक है ना। तो जिंदगी भर जो है ना ये जाकर के तैयारी करते रह जाएगा, तो बताओ कि जिंदगी में घूमेगा कहीं ना रे, ठीक है ना। इसीलिए मेहनत करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपके सीने में लक्ष्य है ना, कहा गया है कि लक्ष्य अगर हो सीने में तभी मजा है जीने में, इसीलिए अपना लक्ष्य रखिए और उसी को भेद दीजिए। जो इंटर में पास करेंगे स्टूडेंट, उन लोग से भी गुजारिश है कि अपना एक टारगेट फिक्स कीजिएगा और उसको जो है भेदने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग जो है अगर लगातार मेहनत करते हैं तो आप संभव है कि वहाँ तक आप पहुँच जाइएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। आप अपने लक्ष्य को फिक्स कीजिए और उसको भेद डालिए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।